नमस्कार। आज हम एक बेहद खास और तेजी से बढ़ते क्षेत्र पर गहराई से नजर डालने वाले हैं। भारत में क्लिनिकल रिसर्च में पीएचडी। हमारे सामने इस विषय पर एक विस्तृत गाइड से मिले कुछ अहम दस्तावेज है। हमारा मकसद है इन स्रोतों से सबसे जरूरी जानकारी निकालना और ये समझना कि ये अकादमिक रास्ता मतलब उन लोगों के लिए क्या मायने रखता है जिनकी स्वास्थ्य सेवा अनुसंधान में गहरी दिलचस्पी है। आखिर भारत में इसके क्या अवसर है? बिल्कुल, ये विषय आज के समय में काफ़ी प्रासंगिक है, खासकर उन लोगों के लिए जो हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या फिर अकादमिक रिसर्च में अपना भविष्य देख रहे हैं। आज हम इस गाइड के आधार पर जानेंगे कि भई इस डिग्री के लिए योग्यता क्या चाहिए, दाखिला कैसे मिलता है, कौन से संस्थान इसे बेहतर ढंग से करवाते हैं, पढ़ाई में क्या शामिल है, आर्थिक मदद के क्या रास्ते हैं और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण, इसके बाद करियर की क्या संभावनाएं खुलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बुनियादी सवाल से। आखिर ये क्लिनिकल रिसर्च में पीएचडी है क्या चीज़? दस्तावेज बताते हैं कि ये एक एडवांस डिग्री है जो क्लिनिकल ट्रायल्स यानी नैदानिक परीक्षणों और बायोमेडिकल रिसर्च मतलब जैव चिकित्सा अनुसंधान की बारीकियों में जैसे डिजाइनिंग, संचालन और विश्लेषण इसमें गहन प्रशिक्षण देती है। हाँ, इसे अक्सर टर्मिनल डिग्री कहा जाता है, मतलब अकादमिक दुनिया में ये उस खास फील्ड की उच्चतम डिग्री मानी जाती है। ये डिग्री असल में शोधकर्ताओं को अकादमिक संस्थानों, बड़ी फार्मा कंपनियों, हेल्थ केयर संगठनों और यहाँ तक कि सरकारी नियामक संस्थाओं में भी मतलब बहुत ऊंची और जिम्मेदारी वाली भूमिकाओं के लिए तैयार करती है। तो ये सिर्फ एक डिग्री नहीं है, ये विशेषज्ञता और नेतृत्व क्षमता का एक तरह से प्रमाण बन जाती है। अच्छा, तो फिर इस खास पीएचडी के लिए कौन योग्य है? मतलब कौन आवेदन कर सकता है? सूत्रों के हिसाब से उम्मीदवार के पास क्लिनिकल रिसर्च, मेडिकल साइंस, फार्मेसी, लाइफ साइंसेज या फिर डेंटिस्ट्री, फिजियोथेरेपी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी जैसे मिलते-जुलते क्षेत्रों में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और हाँ, कम से कम 55% कुल अंक जरूरी हैं। हालांकि एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये सीमा 50% रखी गई है। बिल्कुल। और इतना ही नहीं, ये जानना भी जरूरी है कि जो नेशनल मेडिकल कमीशन से मान्यता प्राप्त संस्थान है, वहां से एमबीबीएस, एमडी, एमएस, डीएम या एमसीएच की डिग्री वाले स्नातक भी पात्र हैं। तो आप देख सकती हैं कि इसका दायरा काफी फैला हुआ है। इसमें अलग अलग तरह के हेल्थ प्रोफेशनल्स आ सकते हैं। ये केवल लाइफ साइंस या फार्मेसी तक ही सीमित नहीं है। समझ गई। तो मान लीजिए किसी के पास जरूरी डिग्री है, क्या इतना काफी है या फिर दाखिले की प्रक्रिया और भी मतलब जटिल है? क्योंकि भारत में उच्च शिक्षा में प्रवेश तो अक्सर काफी कॉम्पिटिटिव होता है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठाया। सिर्फ डिग्री होना ही काफी नहीं होता। दाखिले के लिए आमतौर पर राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना होता है और उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। इन परीक्षाओं में कुछ प्रमुख नाम हैं, जैसे यूजीसी नेट, जो ज्यादातर आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज के साथ कुछ विज्ञान विषयों के लिए भी है। फिर है आईसीएमआर जेआरएफ, ये खास तौर पर बायोमेडिकल और हेल्थ रिसर्च में जाने वालों के लिए है और फंडिंग से भी जुड़ा है। गेट भी है, जिसे आईआईटीज और कई अन्य संस्थान मानते हैं, खासकर इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी वालों के लिए, लेकिन ये लाइफ साइंस के कुछ क्षेत्रों में भी काम आ सकता है। सीएसआईआर नेट है, मुख्य रूप से विज्ञान विषयों के लिए, जीपीएट फार्मेसी वालों के लिए, और अब सीयूवीटी पीजी, जो कई विश्वविद्यालयों में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट बन गया है। तो हाँ, उम्मीदवार की पृष्ठभूमि के हिसाब से सही परीक्षा चुनना महत्वपूर्ण है। और ये आवेदन की प्रक्रिया कैसी दिखती है? क्या कोई तय समय सीमा होती है? ये जानकारी उन लोगों के लिए बहुत काम की होगी जो अभी योजना बना रहे हैं। हाँ, स्रोतों के अनुसार ये एप्लीकेशन प्रोसेस ज़्यादातर हर साल मार्च से जून के बीच चलता है। इसमें आमतौर पर ऑनलाइन आवेदन भरना होता है। उसमें आपको अपने परीक्षा का रजिस्ट्रेशन, अकादमिक रिकॉर्ड्स, अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसका ब्यौरा, एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, मतलब आप ये पीएचडी क्यों करना चाहते हैं, आपके रिसर्च आइडियाज़ क्या हैं, वो लिखना होता है, और सिफारिश पत्र यानी लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन जमा करने होते हैं। यानी ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है। पहले परीक्षा, फिर आवेदन। किया जाता है। फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है, जिसमें पैनल आपके सब्जेक्ट नॉलेज, रिसर्च के प्रति आपका रुझान और आपकी योग्यता का गहराई से आकलन करता है। एक दिलचस्प बात जो इन दस्तावेजों से सामने आती है वो ये कि जिन उम्मीदवारों के पास कम से कम 5 साल का कार्यानुभव है, उन्हें दाखिले में थोड़ी अतिरिक्त वरीयता मतलब वेटेज मिल सकती है।
अच्छा, ये उन पेशेवरों के लिए वाकई एक अच्छी खबर है जो शायद कुछ साल इंडस्ट्री में काम करने के बाद रिसर्च में लौटना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये तो हुई पात्रता और प्रवेश परीक्षाओं की बात। काफी कड़ी प्रक्रिया लगती है। मान लीजिए कोई इन सब बाधाओं को पार कर लेता है, तो फिर अगला सवाल आता है, भारत में इस पीएचडी के लिए सबसे बेहतरीन संस्थान कौन से हैं? कहाँ से ये डिग्री करना सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकता है? हाँ, देखिए, संस्थान का चुनाव तो बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे स्रोतों में कई प्रतिष्ठित संस्थानों का जिक्र है। लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आता है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, यानी एम्स, बिल्कुल। दिल्ली का। उसे NIRF 2024 रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है, जो अपने आप में उसकी प्रतिष्ठा को दर्शाता है। इसके अलावा दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च वर्धा में वो भी है। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया PHFI का भी जिक्र है। ये ASCIR मतलब एकेडमी ऑफ साइंटिफिक एंड इनोवेटिव रिसर्च के जरिए एक इंटीग्रेटेड MSc PhD प्रोग्राम चलाते हैं, जो एक काफी दिलचस्प विकल्प है। इंटीग्रेटेड मतलब मास्टर और पीएचडी एक साथ। और बिल्कुल, फिर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अपने कई संस्थान हैं। जामिया हमदर्द नई दिल्ली में है, सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे में है जो अपने प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जाना जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ IIPH दिल्ली और श्री रामचंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च चेन्नई, ये भी इस लिस्ट में शामिल हैं। ये सभी संस्थान अपनी मजबूत फैकल्टी, रिसर्च सुविधाओं और इंडस्ट्री कनेक्शंस के लिए जाने जाते हैं। और ये पीएचडी प्रोग्राम होता कितने समय का है? 3 से 5 साल का समय बताया गया है। इसमें असल में होता क्या है? मतलब पाठ्यक्रम की रूपरेखा कैसी होती है? हाँ, ड्यूरेशन आमतौर पर 3 से 5 साल की होती है और इसमें सेमेस्टर सिस्टम से पढ़ाई और परीक्षाएं होती हैं। कोर्स करिकुलम की बात करें तो इसमें कई मुख्य विषय शामिल होते हैं। सबसे पहले तो रिसर्च मेथोडोलॉजी और बायोस्टैटिस्टिक्स, ये किसी भी अच्छे रिसर्च की नींव होते हैं। कैसे रिसर्च डिज़ाइन करें, डेटा कैसे इकट्ठा करें और उसका विश्लेषण कैसे करें। फिर आते हैं खास विषय जैसे क्लिनिकल ट्रायल डिज़ाइन और कंडक्ट, यानी ट्रायल कैसे प्लान और चलाए जाते हैं। बायो एथिक्स और रेगुलेटरी अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। हाँ, नैतिकता और नियम कानून तो जरूरी होंगे ही। बिल्कुल, इसमें नैतिक पहलू और सरकारी नियम कानून शामिल हैं, जैसे गुड क्लिनिकल प्रैक्टिस GCP के मानक। फिर ड्रग डेवलपमेंट और फार्माको विजिलेंस, मतलब दवा कैसे बनती है और बाजार में आने के बाद उसकी सेफ्टी पर नजर कैसे रखी जाती है। डेटा मैनेजमेंट और मेडिकल राइटिंग भी जरूरी स्किल्स हैं, यानी वैज्ञानिक जानकारी को सही ढंग से लिखना और प्रस्तुत करना। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है ना? छात्रों को असल में क्लिनिकल ट्रायल के प्रोटोकॉल बनाने, डेटा की क्वालिटी सुनिश्चित करने, एथिक्स कमिटियों से मंजूरी लेने और GCP जैसे मानकों का पालन करने जैसे व्यवहारिक कौशल भी सिखाए जाते होंगे। गाइड में ये भी लिखा है कि छात्रों को कोर्स वर्क पूरा करना होता है, एक कॉम्प्रिहेंसिव परीक्षा पास करनी होती है, अपना मौलिक शोध करना होता है और फिर अंत में अपनी थीसिस यानी शोध प्रबंध का बचाव करना होता है। ये बचाव शब्द ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। काफी दबाव वाला अनुभव होता होगा। हाँ, बिल्कुल, वो होता है। और इसी प्रैक्टिकल साइड को मजबूत करने के लिए हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पर बहुत जोर दिया जाता है। इसमें SPSS या R जैसे स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर चलाना सीखना, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का इस्तेमाल, लैब टेक्निक्स और फील्ड में जाकर रिसर्च करने का अनुभव शामिल है। ये सब इसलिए ताकि जब छात्र डिग्री पूरी करके निकलें तो वो इंडस्ट्री की ज़रूरतों के लिए पूरी तरह तैयार हों। इसके अलावा ज्यादातर प्रोग्राम्स में छात्रों को लगभग 6 महीने का प्रोजेक्ट वर्क या इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है। अच्छा, इंटर्नशिप भी? हाँ, जिससे उन्हें असली रिसर्च सेटिंग में काम करने का मौका मिलता है। 3 से 5 साल की पढ़ाई, इतनी गहन ट्रेनिंग, जाहिर है ये एक बड़ी प्रतिबद्धता है, खासकर आर्थिक रूप से। क्या छात्रों के लिए किसी तरह की आर्थिक सहायता जैसे फेलोशिप वगैरह उपलब्ध है? ये जानना बहुतों के लिए जरूरी होगा। एक तो है प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप PMRF। ये बहुत प्रतिष्ठित फेलोशिप है जो शीर्ष संस्थानों के मेधावी छात्रों को मिलती है। इसमें 70,000 से 80,000 रुपये प्रति माह तक का स्टाइपेंड और साथ में 2 लाख सालाना का रिसर्च ग्रांट भी मिलता है। 70 से 80,000 महीना, ये तो काफी अच्छा अमाउंट है। हाँ, बिल्कुल। फिर ICMR JRF SRF है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की है फेलोशिप, खासतौर पर मेडिकल रिसर्च के लिए है, जूनियर और सीनियर रिसर्च फेलोशिप के रूप में। UGC JRF SRF भी बहुत लोकप्रिय हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की। जूनियर फेलोशिप JRF के लिए संशोधित राशि अब 31,000 से 35,000 रुपये प्रति माह के करीब है और सीनियर रिसर्च फेलोशिप SRF के लिए ये और ज्यादा होती है। साथ में सालाना आकस्मिक अनुदान मतलब कंटिंजेंसी ग्रांट भी मिलता है। और क्या विकल्प है? इनके अलावा CSIR नेट फेलोशिप है,
जो विज्ञान विषयों में शोध करने वालों के लिए है। नॉन नेट फेलोशिप भी एक विकल्प है उन छात्रों के लिए जो JRF क्वालिफाई नहीं कर पाते। हालांकि इसकी राशि काफ़ी कम होती है, करीब 8,000 रुपये प्रति माह। फिर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT की DBT बेट फेलोशिप और डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इंस्पायर फेलोशिप भी हैं। अच्छा। और एक अच्छी बात यह है कि सरकार ने 1 जनवरी 2023 से इन वजीफों में बढ़ोतरी भी की है, जिससे शोधकर्ताओं को काफ़ी प्रोत्साहन मिला है। ये तो वाकई PhD को आर्थिक रूप से काफी सुगम बना देता होगा, कम से कम उन छात्रों के लिए जिन्हें ये फेलोशिप्स मिल जाती हैं। ये जानना बहुत राहत की बात है। अब दूसरी तरफ अगर फेलोशिप ना मिले या कम मिले तो इस पूरे प्रोग्राम की लागत कितनी आती है? मतलब फीस का क्या हिसाब है? देखिए, फीस संस्थान के हिसाब से काफ़ी अलग हो सकती है। स्रोत बताते हैं कि आमतौर पर पूरे 3-5 साल के कार्यक्रम की कुल ट्यूशन फीस 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच हो सकती है। जाहिर है सरकारी संस्थानों में फीस कम होती है और निजी संस्थानों में ज़्यादा। क्या हमारे पास कुछ उदाहरण हैं इन दस्तावेजों में? हाँ, जैसे दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च डिप्सार का जिक्र है, जहां कुल फीस 35,000 रुपए 50,000 रुपए के आसपास बताई गई है। यह सरकारी सहायता प्राप्त होने के कारण काफी कम लगती है। वहीं दूसरी ओर सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे जैसे निजी संस्थान में ये 80,000 रुपए से 1,50,000 रुपए प्रति वर्ष या शायद कुल मिलाकर और ज्यादा हो सकती है। हाँ, वो प्रतिवर्ष हो सकता है। और PHFI के इंटीग्रेटेड MSc PhD प्रोग्राम का भी उदाहरण है, जहां सिर्फ MSc वाले हिस्से की फीस ही लगभग 4.8 लाख रुपए बताई गई है। जी हाँ। तो ये दिखाता है कि छात्र कहाँ एडमिशन ले रहे हैं, इससे खर्च पर बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल सही, लागत एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जिसे ध्यान में रखना होता है। अच्छा, एक और बात जो इन स्रोतों में सामने आई है वो ये कि कुछ संस्थान क्लिनिकल रिसर्च में PhD दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस लर्निंग मोड में भी ऑफर करते हैं। डिस्टेंस लर्निंग से PhD क्लिनिकल रिसर्च में? हाँ, जैसे कि बिट्स पिलानी, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, LPU और अफ्रीता इंस्टीट्यूट ऑफ क्लिनिकल रिसर्च का नाम है। ये तो वाकई दिलचस्प है। मतलब जो लोग पहले से कहीं काम कर रहे हैं वे अपनी नौकरी छोड़े बिना भी डॉक्टरेट की पढ़ाई कर सकते हैं। ये लचीलापन कई पेशेवरों के लिए बहुत आकर्षक हो सकता है। हाँ, ये उनके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। चलिए, अब उस हिस्से पर आते हैं जिसका शायद सबको सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, करियर के अवसर। यहाँ आकर बात और भी दिलचस्प हो जाती है। स्रोत बताते हैं कि भारत में क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है। इसकी वजह भी साफ है, यहाँ मरीजों की एक बड़ी और विविध आबादी है, रिसर्च करने की लागत पश्चिमी देशों के मुकाबले कम है और कुशल पेशेवर भी उपलब्ध है। यही कारण है कि दुनिया भर की बड़ी फार्मा और बायोटेक कंपनियां भारत की ओर आकर्षित हो रही हैं। और इस तेजी से बढ़ती इंडस्ट्री का सीधा मतलब है क्लिनिकल रिसर्च में PhD करने वालों के लिए बेहतरीन करियर संभावनाएं। स्रोत कई तरह की भूमिकाओं का जिक्र करते हैं जिनमें PhD स्नातक जा सकते हैं, जैसे क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट CRA। ये वो लोग हैं जो क्लिनिकल ट्रायल्स की साइट्स पर जाकर निगरानी करते हैं, डेटा की क्वालिटी चेक करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि सब कुछ GCP नियमों के अनुसार हो रहा है। शुरुआती वेतन 4 से 6 लाख रुपए सालाना बताया गया है। ठीक है। फिर हैं क्लिनिकल प्रोजेक्ट मैनेजर। ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स की पूरी योजना बनाते हैं, टीमों का नेतृत्व करते हैं और बजट और समय सीमा का ध्यान रखते हैं। इनका वेतन अनुभव के साथ 10-15 लाख सालाना या उससे भी ज्यादा हो सकता है। बायोस्टैटिस्टिशियन, ये मेडिकल और क्लिनिकल डेटा का सांख्यिकी विश्लेषण करते हैं, जो ट्रायल के नतीजों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। इनका वेतन 7-11 लाख सालाना के बीच हो सकता है। और इनके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, जैसे ड्रग सेफ्टी प्रोफेशनल या फार्माकोविजिलेंस स्पेशलिस्ट हैं, जो दवाओं के साइड इफेक्ट्स पर नजर रखते हैं। मेडिकल राइटर है, जो रिसर्च रिपोर्ट्स, रेगुलेटरी डॉक्यूमेंट्स और पब्लिकेशंस तैयार करते हैं। रेगुलेटरी अफेयर्स स्पेशलिस्ट ये सुनिश्चित करते हैं कि कंपनी सभी सरकारी नियमों का पालन कर रही है और दवाओं के अप्रूवल में मदद करते हैं। और हाँ, अकादमिक क्षेत्र में प्रोफेसर या रिसर्चर बनने का रास्ता तो है ही, साथ ही अस्पतालों या रिसर्च सेंटरों में प्रमुख अन्वेषक यानी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर बनकर अपने रिसर्च स्टडीज का नेतृत्व करने का अवसर भी मिलता है। ये भूमिकाएं तो काफी विविध हैं। क्या PhD के दौरान प्राप्त कोई विशेष कौशल किसी एक भूमिका के लिए ज्यादा प्रासंगिक होता है? जैसे क्या बायोस्टैटिस्टिक्स पर ज्यादा जोर देने वाली छात्रा उसी दिशा में जाएगी? हाँ, काफी हद तक ऐसा होता है। हालांकि PhD एक व्यापक ट्रेनिंग देती है, लेकिन छात्र अपनी रुचि और थीसिस के विषय के आधार पर कुछ क्षेत्रों में ज्यादा विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं।
जैसे जिसने बायोस्टैटिस्टिक्स में गहन काम किया है उसके लिए बायोस्टैटिस्टिशियन बनना स्वाभाविक हो सकता है। इसी तरह जिसने रेगुलेटरी पहलुओं पर फोकस किया हो वो रेगुलेटरी अफेयर्स में जा सकता है। लेकिन हाँ, ये भूमिकाएं आपस में जुड़ी भी होती हैं और करियर में बदलाव भी संभव है। और ये पेशेवर काम कहाँ करते हैं? मतलब कौन सी कंपनियां या संगठन इन्हें नौकरी देते हैं? रोजगार के ठिकाने भी काफी विविध हैं। एक बड़ा सेक्टर है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस का। ये वो विशेषज्ञ कंपनियां हैं जिन्हें बड़ी फार्मा और बायोटेक कंपनियां अपने क्लिनिकल ट्रायल्स का संचालन करने का काम आउटसोर्स करती हैं। फिर खुद फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं जैसे फाइजर, सिप्ला, रैमबैक्सी, जॉनसन एंड जॉनसन, एबट, जिनका जिक्र स्रोतों में है। बायोटेक कंपनियां और मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियां भी अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभागों में पीएचडी धारकों को रखती हैं। अच्छा। इसके अलावा अस्पताल, जैसे फोर्टिस का नाम आया, सरकारी नियामक संस्थाएं जैसे आईसीएमआर, अकादमिक संस्थान और विश्वविद्यालय, और साइट मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो क्लिनिकल ट्रायल साइट्स को मैनेज करती हैं, ये सब भी रोजगार के प्रमुख क्षेत्र हैं। यानी मौकों की कमी नहीं है, सरकारी, निजी, अकादमिक, हर जगह जरूरत है। अब थोड़ा भविष्य की ओर देखते हैं। ये फील्ड लगातार बदल रहा है, टेक्नोलॉजी का असर हर जगह है। तो भविष्य के लिए कौन से क्षेत्र ज्यादा महत्वपूर्ण दिख रहे हैं? किन उभरते हुए रुझानों पर शोध केंद्रित हो सकता है? स्रोत कुछ बेहद रोमांचक और भविष्योन्मुखी क्षेत्रों की निशानदेही करते हैं। पहला है प्रिसीजन मेडिसिन। इसका मतलब है मरीज की व्यक्तिगत प्रोफाइल, खासकर उसकी जेनेटिक बनावट के आधार पर उसके लिए सबसे सटीक इलाज तैयार करना। पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट है ना? बिल्कुल वही। दूसरा है डिजिटल हेल्थ इंटरवेंशन। इसमें टेलीमेडिसिन, स्मार्ट वॉच जैसे पहनने योग्य उपकरण मतलब वियरेबल डिवाइसेस और मोबाइल हेल्थ ऐप्स का इस्तेमाल करके स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाना और डेटा इकट्ठा करना शामिल है। तीसरा है रियल वर्ल्ड एविडेंस, RWE। ये पारंपरिक क्लिनिकल ट्रायल से थोड़ा अलग है। इसमें दवा के बाजार में आ जाने के बाद असल दुनिया की परिस्थितियों में वो कितना प्रभावी और सुरक्षित है, इसका अध्ययन किया जाता है। और ये रियल वर्ल्ड एविडेंस वाला ट्रेंड दिलचस्प है, क्योंकि जैसा हमने पहले देखा, भारत की विशाल और विविध रोगी आबादी इसे खास तौर पर महत्वपूर्ण बना देती है। यहाँ दवाओं का असर वास्तविक दुनिया में कैसा है, ये जानना ग्लोबल कंपनियों के लिए बहुत मायने रखता होगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इसके आगे हेल्थ केयर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का बढ़ता इस्तेमाल एक बहुत बड़ा ट्रेंड है। मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों का उपयोग क्लिनिकल ट्रायल को बेहतर बनाने, नए मरीज खोजने, डेटा विश्लेषण करने और यहाँ तक कि नई दवाओं की खोज में तेजी लाने के लिए किया जा रहा है। और अंत में ट्रांसलेशनल रिसर्च का महत्व बढ़ रहा है, यानी लैब में हुई खोजों को जल्द से जल्द मरीजों के इलाज के लिए क्लिनिकल प्रैक्टिस में कैसे लाया जाए, उस पर जोर देना। ये सारे रुझान दिखाते हैं कि क्लिनिकल रिसर्च कितनी डायनामिक और भविष्य के लिए तैयार फील्ड है। तो ये थी भारत में क्लिनिकल रिसर्च में PhD पर हमारी आज की विस्तृत चर्चा। हमने योग्यता से लेकर प्रवेश प्रक्रिया, अच्छे संस्थान, पाठ्यक्रम की बनावट, आर्थिक सहायता के विकल्प, लागत और सबसे अहम करियर की बेहतरीन संभावनाओं और भविष्य के रुझानों तक कई जरूरी पहलुओं पर बात की। साफ है कि ये एक खास और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो भारत के हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर की तरक्की में अहम भूमिका निभा रहा है और निभाता रहेगा। बिल्कुल, ये डिग्री गहन अकादमिक ज्ञान को जरूरी व्यावहारिक कौशल और आकर्षक करियर के रास्तों से जोड़ती है। लेकिन जैसा हमने उभरते रुझानों में देखा, ये एक बहुत तेजी से बदलने वाला क्षेत्र भी है। इसमें कामयाब होने के लिए लगातार सीखते रहना और नई तकनीकों, खासकर डिजिटल और AI से जुड़े विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना बहुत जरूरी होगा। और जाकर एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर आगे सोचा जा सकता है। जैसा कि हमारे स्रोतों ने भी इशारा किया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल हेल्थ टूल्स अब क्लिनिकल रिसर्च का मतलब अभिन्न हिस्सा बनते जा रहे हैं। ऐसे में भविष्य के शोधकर्ताओं के लिए पारंपरिक बायोमेडिकल समझ के साथ साथ डेटा साइंस, एनालिटिक्स और टेक्नोलॉजी की गहरी समझ रखना कितना जरूरी हो जाएगा। कल के क्लिनिकल रिसर्च लीडर बनने के लिए किस तरह के मल्टी डिसिप्लिनरी यानी अंतःविषय कौशल सेट की जरूरत पड़ेगी, ये सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद।